गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अभी तक वेक्टर की सीरीज़ में रेजुलेशन ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, 2D रेजुलेशन, इसके अलावा 3D के अंदर जो रेजुलेशन ऑफ वेक्टर है वो भी हम पढ़ चुके हैं। और इससे लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वो पढ़ा था अबाउट द डॉट प्रोडक्ट। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, और यही वेक्टर का सबसे लास्ट में जो टॉपिक है, इसी के साथ वेक्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम मिक्सचर ऑफ गुड क्वेश्चंस, उसके बाद मेंस और नीट के क्वेश्चन, और सबसे लास्ट में एक लेक्चर प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस क्वेश्चन जो वेक्टर के चैप्टर के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि वेक्टर ए डॉट बी मेरे पास होता था ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे अगर दो वेक्टर का मैं क्रॉस करता हूँ, सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर मेरे पास है बी। एक वेक्टर मेरे पास है ए और दूसरा वेक्टर मेरे पास है बी। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब इन दोनों वेक्टर का अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ये लिखूंगा ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। कितना होगा ये, ए बी साइन थीटा। जब मैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता था तब मुझे मिलता था ए बी कॉस थीटा, लेकिन अगर दो वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा ए बी साइन थीटा। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी ये होता है मेरे पास वेक्टर सी। यानी दो वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे एक नया वेक्टर मिलता है, क्योंकि ये भी वेक्टर है मेरे पास, ये भी वेक्टर है और ये भी मेरे पास क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। और वैल्यू कितनी होगी इसकी, ए बी साइन थीटा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इक्वल इनटू साइन थीटा। ये वैल्यू भी बिल्कुल सही है। अब अगर ये वेक्टर है तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लेते हैं। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, इसकी हेल्प से। या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रू रूल। इस तरीके से हम डायरेक्शन निकालते हैं। देखो कैसे, अगर ये वेक्टर है मेरे पास ए, ये वेक्टर है मेरे पास बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो नीचे वेक्टर है, ऊपर वेक्टर बी, और ये एंगल है मेरे पास थीटा। तो राइट हैंड थंब रूल से कैसे डायरेक्शन हम निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फिंगर कर्ल वेक्टर ए टू वेक्टर बी, फिंगर कर्ल वेक्टर ए टू वेक्टर बी, थंब डिफाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर सी। ये डिफाइन किसको करेगा, जो थंब होगा वो किसके डायरेक्शन को बताएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी या फिर वेक्टर सी। अब अगर ए क्रॉस बी है तो आप देख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल का मैं यूज करूंगा, ए से बी की तरफ फिंगर को मैं कर्ल करूंगा। तो किसी एक प्लेन में अगर ए से बी तक फिंगर में कर्ल करता हूं तो थंब की डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ। किधर आएगी थंब की डायरेक्शन, ये आएगी ऊपर की तरफ, और यही मेरे पास क्या होगा, वेक्टर सी। अगर मुझसे बोल देता कि बी डॉट है तो डायरेक्शन नीचे भी हो सकती है, डायरेक्शन नीचे भी हो सकती है। सपोज करो बी डॉट ए अगर बोलेगा तो फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे। देखो ए डॉट बी, अगर ए टू बी हम देखते हैं, ए टू बी, ए टू बी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ए टू बी वाले केस में जो फिंगर मेरे पास कर्ल होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, और थंब इस केस में कहां पे होगा, थंब मेरे पास होगा इस केस में
अपवर्ड। थंब किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर बी टू ए में देखूं, बी टू ए, इस केस में क्या होगा? क्लॉकवाइज। बी टू ए केस में क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन थंब किधर होगा? थंब मेरे पास होगा डाउनवर्ड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। बी टू ए अगर होगा मेरे पास क्लॉकवाइज और थंब की डायरेक्शन कैसी होगी? डाउनवर्ड होगी। तो ये किसको डिफाइन करेगा? ये डिफाइन करेगा सी वेक्टर, यानी ये डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। ठीक है, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूं तो अगर ऊपर की तरफ मैं क्या डिफाइन करूंगा? इसको डिफाइन करूंगा। चलिए आप पहले इसको बना लीजिए, फिर इसके बाद डायरेक्शन को भी इसमें डिफाइन करके दिखाते हैं कि एक प्लेन में कैसे डायरेक्शन के साथ सी वेक्टर को यहां पे डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, तो ये था मेरे पास ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। तो आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं, अब मैं दिखाता हूं कि डायरेक्शन के साथ इसको कैसे हम यहां पे डिफाइन करेंगे और डायरेक्शन के साथ कैसे इसको लिखेंगे। ठीक है जी, देखो अगर मेरे पास एक प्लेन है इस तरीके से, ऐसे ही कुछ प्लेन बनाया था हमने। ये प्लेन बनाने के बाद अगर ये वेक्टर मेरे पास है वेक्टर ए, और ये मेरे पास है इधर वेक्टर बी, और ये एंगल मेरे पास कितना है? थीटा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। देखो इस तरीके से यहां मेरे पास है वेक्टर ए और यहां मेरे पास है वेक्टर बी, और ये एंगल मेरे पास है थीटा। ऐसी कंडीशन मुझे दी है कुछ। अगर इसका मैं डायरेक्शन देखूंगा, किधर होगा इसका डायरेक्शन? ऊपर की तरफ। ये मेरे पास होगा सी कैप, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी यहां पे कितना होगा? ये होगा ए बी साइन थीटा। सिंपल सी बात ये है। अब अगर इसका डायरेक्शन ऊपर है, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं? ऊपर की तरफ डायरेक्शन को मैं लिख सकता हूं एन कैप, क्योंकि दो वेक्टर का अगर मैं क्रॉस करता हूं तो मुझे एक वेक्टर यहां पे मिलेगा, और अगर वेक्टर यहां पे मिलेगा तो वेक्टर मिलने के साथ मुझे यहां पे डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये पार्ट मेरे पास क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, और ये मेरे पास क्या हो गई? डायरेक्शन। तो ये मेरे पास हो गया मैग्नीट्यूड और एन कैप मेरे पास हो गया डायरेक्शन। या फिर इस सी कैप को ही क्या लिख सकते हैं? या तो इसको लिख सकते हैं सी कैप, और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। या तो सी कैप लिखेंगे ऊपर की तरफ, या फिर ए क्रॉस बी। ये दोनों एक ही बात है। तो यहां से मिलेगा ए क्रॉस बी, और एन कैप मुझे बताएगा डायरेक्शन। तो एन कैप मेरे पास क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन which defined direction of vector A क्रॉस B और वेक्टर C। सिंपल सी बात है, ये एक प्लेन है सिंपल, वेक्टर A क्रॉस B, ये किसके डायरेक्शन को बताएगा? A क्रॉस B के डायरेक्शन को बताएगा। तो A क्रॉस B को प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे? ए बी साइन थीटा इनटू विद डायरेक्शन एन कैप। ठीक है जी, तो इसको आप लिखो, फिर एक क्वेश्चन में छोटा सा कराता हूं, उससे आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हो, क्वेश्चन कैसे दिया है? इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ये मुझे दिया है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ना लिख के आई जे के की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसको थोड़ा सिंपल लिख लेते हैं। जैसा क्वेश्चन मुझे ऐसे दिया है कुछ, ये दिया है क्वेश्चन, ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 न्यूटन। ये वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 3 न्यूटन, और एंगल मुझे कितना दिया है? 30 डिग्री, ये दिया है। और मुझसे क्या पूछा है कि ए क्रॉस बी बताओ मुझे कितना होगा। इसकी वैल्यू मुझे बतानी है, किसकी? ए क्रॉस बी की। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो ए क्रॉस बी क्या लिख सकते हैं इसको? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इनटू साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ये 4 इंटू, ये मेरे पास 4 इंटू, बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 3, एंगल दोनों के बीच का कितना है? साइन 30।
अब डायरेक्शन भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? अगर वेक्टर ए क्रॉस बी मुझसे पूछा है, वेक्टर ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ फिंगर को कर्ल करना है, यानी ए से बी की तरफ फिंगर को अगर मैं कर्ल करूंगा, अगर इस पूरे को एक प्लेन में मान लेता हूं, मैं इस पूरे को ऐसे एक प्लेन में अगर मान लेता हूं, ऐसे प्लेन में मान लेते हैं, तो ए क्रॉस बी अगर मैं लूंगा तो डायरेक्शन किधर आएगी? ऊपर की तरफ आएगी। और ऊपर की तरफ डायरेक्शन क्या होती है? ये मेरे पास होता है आई कैप, ये मेरे पास होता है जे कैप, और ऊपर वाली डायरेक्शन किस में आएगी? के कैप। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये डायरेक्शन मेरे पास होगी के कैप। तो ए क्रॉस बी, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 1/2, और इधर आएगा मेरे पास के कैप। कितना आएगा? 6 के कैप। ये वैल्यू किसकी होगी? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा। तो ये डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ए क्रॉस बी एक प्लेन की बात यहाँ पे हुई थी, तो फिंगर को कर्ल करूंगा और थंब किधर आएगा? ऊपर की तरफ। तो थंब की डायरेक्शन क्या है? के कैप। तो ए क्रॉस बी मेरे पास हो जाएगा 6 के कैप। तो यही मेरे पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करें। फिर थोड़ी सी केस स्टडी करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर कि कैसे वहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, इसको आप नोट करें, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने ये। तो ये सिंपल सा कुछ क्वेश्चन था दिखाने के लिए कि डायरेक्शन के साथ कैसे इसको डिफाइन करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को। ठीक है जी, देखो अब मैंने डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि अगर एक प्लेन कुछ ऐसे है, यहाँ पे इस प्लेन में ये मेरे पास है वेक्टर ए और ये मेरे पास है वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। ये है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल हो जाएगा। अब मैंने बोला था कि डायरेक्शन अगर मुझे देखनी तो राइट हैंड थंब रूल का भी यूज़ कर सकते हैं और स्क्रू रूल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रू रूल का क्या मतलब है, थोड़ा सा वो मैं बता देता हूँ आपको। स्क्रू रूल का मतलब ये है, ये आपको ऐसा कुछ स्क्रू दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन कैसे लेंगे? यहाँ पे डायरेक्शन मेरे पास होगी के कैप। क्यों होगी के कैप? देख लेते हैं। अगर आप किसी स्क्रू को ए से बी की तरफ अगर फिंगर में कर्ल करता हूँ, कहने का मतलब इस स्क्रू को अगर आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हो, तो अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो ये जो आपके पास स्क्रू है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए डायरेक्शन को हम क्या लेंगे? के कैप। और अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो किधर की तरफ मूव करेगा? ये स्क्रू मूव करेगा नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन मेरे पास हो जाएगी माइनस के कैप। ठीक है, तो इस तरह से राइट हैंड थंब रूल से भी डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और बाय स्क्रू रूल से भी इसके डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। और यहाँ पे कुछ केस स्टडी होती है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था। ए क्रॉस बी मेरे पास क्या है? ए क्रॉस बी मेरे पास है ए बी साइन थीटा। तो अगर मैं केस यहाँ पे लिखता हूँ, इफ थीटा मेरे पास है 0 डिग्री। 0 डिग्री होने का मतलब कि दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं? दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल होंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ये होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये है ए बी साइन थीटा, यानी ये मेरे पास हो जाएगा ए बी साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 0। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मेरे पास आएगा 0। एक तो बात ये है, इफ थीटा मेरे पास कितना हो जाए? 180। थीटा 180 का मतलब कि दोनों वेक्टर कैसे हों? एंटी पैरेलल हों। कैसे वेक्टर हो दोनों? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के केस में क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये होगा ए बी साइन 180। साइन 180 की वैल्यू मेरे पास होती है 0, यानी यहाँ से भी वेक्टर ए क्रॉस बी मुझे कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है जी, अगर यहाँ पे लिखता हूँ थीटा इक्वल टू 90, ये भी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी कितना मिलेगा? ये होगा ए बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ए क्रॉस बी मुझे कितना मिलेगा? ये मुझे मिलेगा ए इंटू बी, ये वैल्यू मिल जाएगी ए क्रॉस बी की, ए बी। और क्या पॉसिबिलिटी यहाँ से हो सकती है? अच्छा, ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम, क्योंकि साइन की वैल्यू कैसी होती है? ये होता है साइन थीटा और यहाँ पे मैक्सिमम होता है 1, तो -1 से 1। तो थीटा 90 होगा तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? मैक्सिमम ए इंटू बी। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और होती है कि अगर यहाँ पे मैक्सिमम है
तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? तो क्रॉस के प्रोडक्ट में मिनिमम वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते ए क्रॉस बी के लिए। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? देखो, क्योंकि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। ठीक है, ओके। अगर -1 मुझे देखना है साइन में, तो वो मेरे पास वैल्यू होती है साइन 270 = -1। इसका मतलब अगर दो वेक्टर 270 वाले एंगल पे हैं, तब जाके ए क्रॉस बी मुझे क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। लेकिन दो वेक्टर अगर 270 पे होंगे तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे ये होगा वेक्टर बी और ये एंगल मेरे पास होगा 270। लेकिन जब भी दो वेक्टर को हम टेल बाय टेल या हेड बाय हेड ज्वाइन करते हैं तो स्मॉलर एंगल को कंसिडर करते हैं। तो ये 270 ना लेके एंगल क्या लेंगे? 90 लेंगे। तो फिर से यही बात रिपीट हो जाएगी जहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिली है क्रॉस बी की। तो इसी वजह से हम ए क्रॉस बी के लिए मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे हमने ए डॉट बी के अंदर किया था। डॉट प्रोडक्ट में डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ए बी और मिनिमम वैल्यू -AB, लेकिन क्रॉस में मैक्सिमम वैल्यू ए बी और मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इसको आप नोट करें। फिर देखते हैं इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, उनको देखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए, आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। ये मेरे पास कुछ केस स्टडी है। चलिए अब कुछ क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर बात की थी। ठीक है जी, देख लेते हैं। हेडिंग क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की? सबसे पहले लिखेंगे इट इज नॉट, नोट को मैं हाईलाइट कर देता हूं, इट इज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो देख लेते हैं। अगर यहां पे लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसको कभी भी इक्वल नहीं लिख सकते हम वेक्टर बी क्रॉस ए के। ये हम कभी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि देखो ए क्रॉस बी मेरे पास क्या होगा? ये मेरे पास होगा ए बी साइन थीटा। ये भी मेरे पास क्या होगा? यहाँ पे होगा एन कैप। ये मेरे पास होगा बी ए साइन थीटा। ये भी मेरे पास होगा एन कैप। अगर आपने ध्यान से देखा हो, इससे पहले भी मैंने बताया था कि अगर वेक्टर ए क्रॉस बी में निकालूंगा तो डायरेक्शन यहाँ पे एन कैप की क्या आएगी? ये डायरेक्शन होगी मेरे पास ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन होगी के कैप ऊपर की तरफ। लेकिन अगर बी क्रॉस ए निकालूंगा यानी बी से ए की तरफ फिंगर कर्ल करूंगा तो थंब मेरे पास किधर आएगा? डाउनवर्ड आएगा। तो इसका मतलब बी ए साइन थीटा और ये डायरेक्शन कैसी होगी? -के कैप होगी। और यहाँ पे डायरेक्शन कैसी होगी? पॉजिटिव के कैप। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे सेम है, लेकिन ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए में यहाँ पे लिखूंगा। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से या तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी इक्वल टू -b क्रॉस ए। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये लिख सकते हैं। ऐसे करेक्ट है बिल्कुल लिखना। और कैसे करेक्ट है? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। ये भी बिल्कुल सही है। ये अप्रोच भी आप ले सकते हो, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी सही है। बट इट इज नॉट ऑफ ए कम्यूटेटिव लॉ। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, या फिर ए क्रॉस बी इक्वल टू -b क्रॉस ए। ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एक तो बात ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो अगर करेगा तो क्या लिख सकते हैं? जैसे मेरे पास है वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर सी। अगर ऐसे लिखा है तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस सी और लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस, यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी और यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस सी। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक तो मेरे पास ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और क्या हो सकता है? जैसे मुझे बोल दे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ऐसे मुझे बोल दे कि वेक्टर ए प्लस बी और क्रॉस वेक्टर सी प्लस डी। क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस सी कैप। इसको लिखेंगे प्लस यहाँ पे ए क्रॉस डी कैप, प्लस यहाँ पे लिखेंगे बी क्रॉस सी कैप और क्या लिखेंगे? बी क्रॉस डी कैप।
इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, ये चीज़ हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना कि ये सारी क्वांटिटी किस में होनी चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शुड बी फॉलो इन सेम ऑर्डर। कहने का मतलब ये कि आप जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि A क्रॉस B, इसको B क्रॉस A मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन के साथ हम यहाँ पे देखेंगे, डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि A क्रॉस B में डायरेक्शन मेरे पास होगी प्लस के, और अगर आपने इसको B क्रॉस A लिख दिया तो डायरेक्शन हो जाएगी माइनस के, तो गलत हो जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए इसको सही रखने के लिए सेम ऑर्डर में यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, जैसे A क्रॉस B, उसके बाद A क्रॉस C, और सेम कहानी यहाँ पे भी हम रिपीट करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, इसको आप नोट करो, फिर देखते हैं कि ऑर्थोगोनल के अंदर किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट को वहां पे डिफाइन करेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा ये आपने, प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद देखते हैं कि कैसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, देखो कैसे, यहां पे मैं लिख देता हूं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, कि कैसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। जैसे मेरे पास यहां पे क्या होता था, इस तरीके से बनाता था मैं डायग्राम, ये मेरे पास होता था x, ऊपर मेरे पास होता था y, और नीचे मेरे पास होता था z। ये होगा i कैप, ऊपर मेरे पास होगा j कैप, और नीचे मेरे पास होगा k कैप। इस तरीके से होगा i कैप, j कैप और k कैप। अगर यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आप एक नोट करके बात आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे नोट करके, कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब कि अगर दो वेक्टर मेरे पास हैं ऐसे, और इनका मैं क्रॉस करता हूँ, दो वेक्टर का जो आपस में सेम है उनका अगर मैं डॉट करता हूँ तो क्या मिलेगा, a डॉट a। और जब भी दो वेक्टर का क्रॉस में करूँगा उनके बीच के एंगल कितना होगा, थीटा होगा, दोनों पैरेलल होंगे आपस में, ये भी वेक्टर a होगा, ये भी वेक्टर a होगा मेरे पास, तो a डॉट a, और यहाँ पे आएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी अगर दो वेक्टर का सेल्फ में क्रॉस करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 0, और अगर दो वेक्टर का मैं डॉट करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, यानी उस वेक्टर का जो स्क्वायर होगा वो मैग्नीट्यूड मुझे वहाँ पे मिलेगा। अब अगर यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो i क्रॉस i, ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू मेरे पास आएगी i, यहाँ पे लिखूंगा i, और दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0, यानी ये वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, हालांकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि एंगल कितना आ जाएगा, जो दोनों का आपस में 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। यानी i क्रॉस i, ये कितना मिलता है मुझे, ये मिलता है 0। इसका मतलब अगर मैं लिखूंगा j क्रॉस j, ये भी कितना मुझे मिलेगा, ये भी मुझे मिलेगा 0। अगर लिखता हूँ मैं k क्रॉस k, ये भी कितना मिलता है मुझे, 0 मिलता है। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, k क्रॉस k कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, j क्रॉस j भी आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, और k क्रॉस k भी आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, वो भी आपको 0 मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा अपोजिट में देख लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे i क्रॉस j, क्या लिखता हूँ, i क्रॉस j, मुझे पता है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90, ये बात हम कर चुके हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर, और ये भी एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो उसको क्या लिखूंगा, वेक्टर i मैग्नीट्यूड j मैग्नीट्यूड, और साइन यहाँ पे कितना लिखूंगा, 90, और साइन 90 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से बचेगा i, ओके। यहाँ पे एक चीज़ हमें और एडअप करनी पड़ेगी, डायरेक्शन ऐड करनी पड़ेगी। तो i क्रॉस j अगर मैं करता हूँ, यानी i से j की तरफ फिंगर अगर कर्ल करूंगा, इसको अगर एक प्लेन में मान लेता हूँ, तो k की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, थंब की डायरेक्शन। अगर थंब ऊपर होगा तो डायरेक्शन किसको बताएगा, यहाँ पे ये बताएगा i j, साइन 90 हो जाएगा 1, ये डायरेक्शन बताएगा k कैप। अब क्योंकि i j के मेरे पास यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड मेरे पास 1 होगा, तो उसको मैं सिंपल यहाँ से लिख सकता हूँ k कैप, यानी i क्रॉस j कैप मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा k कैप। समझ आ गई होगी, आई होप आपको ये बात। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ j क्रॉस k, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा i कैप। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ k क्रॉस i कैप, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा j कैप। एक तो कहानी ये है। और क्या लिख सकते हैं, अगर आपसे अपोजिट यहाँ पे बोल दे, अगर बोल दे कि j
क्रॉस आई कैप, तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे माइनस के कैप। अगर आपको बोल दे कि के क्रॉस जे कैप, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे माइनस आई कैप, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इस केस में। अगर आपसे बोल दे कि लिखो आई क्रॉस के कैप, तो इसको क्या लिखोगे, माइनस जे कैप। तो ये 3 कंडीशन एक साथ आपको रिमेंबर रखनी है और ये 3 कंडीशन एक साथ रिमेंबर रखनी है। और याद करने का तरीका क्या है, ये आप आई क्रॉस जे, ये तो आप समझ गए होंगे कैसे इसको करेंगे। याद करने का तरीका आप ऐसे रख सकते हैं, जैसे मेरे पास है आई जे के, तो अगर ऐसे आप बढ़ोगे इस तरीके से, यानी एक क्लॉकवाइज लूप में अगर बढ़ोगे तो वैल्यू कैसी रहेगी, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी। किस केस में, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे, जैसे आई इंटू जे क्या मिलेगा, के क्रॉस आई क्या मिलेगा आपको, के इंटू आई आपको मिलेगा, के इंटू आई मिलेगा सीधा जे, और इसी तरीके से आई इंटू जे मुझे क्या मिलेगा, जे आई इंटू जे मुझे मिलेगा यहाँ पे के। तो सिंपल इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। किस केस में, क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, देखो आई जे के, अगर ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरीके से कैसा लूप होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटी क्लॉक वाइज। अगर लूप होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इस केस में ये वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव। जैसे के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या मिलेगा मुझे, माइनस आई कैप मिलेगा। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ से जे क्रॉस आई, अगर यहाँ पे लिखता हूँ जे क्रॉस आई, कहाँ है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई ये रहा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, माइनस आएगा, माइनस के मिलेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया। तो माइनस के केस में एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव के केस में क्लॉकवाइज। ठीक है, पॉजिटिव के केस में क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को किस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। ये था मेरे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसे दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे, तो किस तरीके से वहाँ पे सोल्व करेंगे उस चीज़ को, यानी उस कंडीशन को कैसे हमें सोल्व करना है। हम देख लेते हैं इसको भी। जैसे अगर मुझे दिया है वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, और यहाँ पे मुझे कितना दिया है, ए जेड के कैप, इस तरीके से। और वेक्टर बी मुझे दिया है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, और यहाँ पे मुझे दिया है बी जेड के कैप, इस तरीके से दिया है। और मुझे बोल दे कि फाइंड आउट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लो वेक्टर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, और यहाँ पे लिखेंगे ए जेड के कैप। ये होगा क्रॉस किसका करेंगे, यहाँ पे इसका करेंगे बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, और यहाँ पे लिखेंगे बी जेड के कैप, ये लिखेंगे। अब क्रॉस अगर यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इधर से ये मुझे मिलेगा ए एक्स इंटू बी एक्स। क्या मिलेगा, ए एक्स इंटू बी एक्स, एक वैल्यू ये मिलेगी, और यहाँ से क्या मिलेगा, आई क्रॉस आई कैप, एक वैल्यू ये हो गई मेरे पास। अब यहाँ पे अगर प्लस लगाऊंगा मैं, यहाँ पे ये हो जाएगा ए एक्स, इसको लिखेंगे बी वाई, और यहाँ पे कितना होगा, आई क्रॉस जे कैप, ये मिलेगा मुझे आई क्रॉस जे कैप। इसके बाद ए एक्स का यहाँ पे लिखेंगे, ये मेरे पास होगा ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, और ये मुझे मिलेगा आई कैप इंटू के कैप, एक वैल्यू ये हो गई। ऐसी सेम कहानी वाई के साथ करेंगे, वाई के साथ करेंगे क्या होगा, ये आएगा ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, और ये आएगा जे कैप इंटू आई कैप, ए वाई बी एक्स। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, ये होगा ए वाई बी वाई, ये होगा जे कैप इंटू जे कैप, प्लस इसके बाद लिखेंगे ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, और ये होगा मेरे पास ए वाई बी जेड, ये मेरे पास होगा यहाँ पे जे कैप इंटू के कैप। कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे, जे कैप इंटू के कैप। तो यहाँ से देख सकते हो आप ए वाई बी एक्स जे कैप आई कैप, ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप, और ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप। और सेम कहानी यहाँ पे किसके लिए करेंगे, ए जेड बी एक्स, और ये क्या होगा, के कैप इंटू आई कैप, प्लस ए जेड बी वाई, ये होगा के कैप क्रॉस जे कैप।
और ऐसे मेरे पास होगा ए जेड और ये होगा बी जेड, ये मेरे पास होगा के क्रॉस के कैप। तो ये कंडीशन आएगी सोल्व करने के बाद। और क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा कि आई क्रॉस आई ये होता है 0, जे क्रॉस जे मेरे पास होता है 0, के क्रॉस के मेरे पास होता है 0। ये कंडीशन अभी हमने पढ़ी है, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के 0। तो ये अगर इस कंडीशन को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, ये मेरे पास हो जाएगा 0 और यहाँ पे ये वैल्यू भी हो जाएगी 0 और सेम कहानी ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 0। तो यहाँ से कितना बचेगा मेरे पास, ये आएगा ax by आई क्रॉस जे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं के कैप लिख सकते हैं। इसके बाद आएगा ये क्या लिखेंगे इसको, ax bz आई क्रॉस के। देखो अगर मैं लिखता के क्रॉस आई तो लिखता मैं जे कैप, लेकिन आई क्रॉस के का मतलब अपोजिट। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जे कैप। आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप। इसके बाद लिखेंगे ये कितना होगा, ए बाई बी एक्स और जे क्रॉस आई कितना होगा, जे क्रॉस आई मेरे पास होगा माइनस के कैप। ये होगा, ये वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये होगा ए बाई बी जेड, जे क्रॉस के ये मेरे पास होगा आई कैप। फिर यहाँ पे लिखेंगे ये मेरे पास होगा ए जेड बी एक्स और के क्रॉस आई मेरे पास होगा सिंपल जे कैप। इसको क्या लिखेंगे, ये मेरे पास होगा ए जेड बी वाई के क्रॉस जे मेरे पास होता है माइनस आई कैप। तो ये मेरे पास हो जाएगा। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। जैसे आई वाले एक साइड में हम लिख लेते हैं, जे वाले एक साइड में, के वाले एक साइड में। जैसे आई के पास मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये है मेरे पास ए वाई बी जेड और प्लस ये मेरे पास है ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड और मेरे पास है ए जेड बी वाई। और यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ माइनस ए जेड बी वाई माइनस, और यहाँ से आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉमन लिख सकता हूँ। प्लस में क्या लिखूंगा, यहाँ पे मेरे पास है जे कैप, क्या है मेरे पास यहाँ पे, या फिर बाहर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं माइनस, ये होगा जे कैप। ठीक है, जे कैप अगर मैं बाहर लिखता हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव मेरे पास होगा, या फिर इसको प्लस लगा लेते हैं, प्लस जे कैप। ये मेरे पास होगा ए जेड बी एक्स, जे कैप क्या लिख सकते हैं, ए जेड बी एक्स, और यहाँ से लिखेंगे माइनस ए एक्स बी जेड, ये आ जाएगा आई कैप। और यह मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, या फिर जे कैप को लिख लेते हैं इधर और प्लस लगा लेते हैं इधर, ये हो गया मेरे पास। और प्लस यहाँ पे के कैप के लिए क्या लिखेंगे, के कैप मेरे पास है ए एक्स, ये हो जाएगा बी वाई माइनस मेरे पास होगा ए वाई बी एक्स, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा मेरे पास, ये कॉमन आएगा ए कैप। तो ए क्रॉस बी ये बचेगा मेरे पास। ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आएगा मेरे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए वाई बी जेड, और यहाँ पे बचेगा ये कंडीशन। इसको आप नोट करिए। मैं अभी देखो, अगर हम दो वेक्टर को सोल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो इतना बड़ा वेक्टर सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो एक लॉन्ग मेथड है जिसको हम बहुत ही कम फॉलो करते हैं। इसके अलावा एक मेथड होता है डिटर्मिनेशन मेथड, उसी को हम सोल्व करते हैं, उसी से वैल्यू एक लाइन में सिंपल तरीके से आ जाएगी। तो पहले इसको नोट करो, फिर डिटर्मिनेशन मेथड से देखते हैं कि कैसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने कि अगर दो वेक्टर मुझे दिए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, और कि शॉर्ट तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। ये तो था मेरे पास लॉन्ग मेथड, जिसको आप बहुत ही कम अप्रोच के साथ फॉलो करते हैं। एक मेरे पास होता है शॉर्ट मेथड, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेट मेथड। यहाँ पे लिख देता हूँ डिटर्मिनेट मेथड क्या होता है। देखो, जैसे आप मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स सोल्व करते हो, वैसे डिटर्मिनेशन भी एक चैप्टर होता है। उसी रूल का हम यहाँ पे यूज़ करके इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे देख लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, डिटर्मिनेट मेथड। तो अगर मेरे पास है ए एक्स आई कैप, ए वाई ए जेड, और इसी तरीके से मेरे पास है बी वेक्टर। तो अगर मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, कैसे लिखेंगे, एक मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे लिखेंगे जे कैप, यहाँ पे लिखेंगे के कैप। क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई कैप, यहाँ पे लिखेंगे जे कैप, और यहाँ पे लिखेंगे के कैप। फिर आई के साथ जो कोफिशिएंट है ए का, वो आएगा इधर ए एक्स,
फिर वाई के जे के साथ जो है वो आएगा ए वाई, और यहाँ पे के साथ है वो आएगा मेरे पास ए जेड। और सेम कहानी बी के साथ करेंगे। बी के साथ क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे है मेरे पास बी एक्स, यहाँ पे आएगा बी वाई और यहाँ पे आएगा बी जेड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता हूँ ए क्रॉस बी, क्या लिखेंगे सबसे पहले, अगर आई वाली रो को मैं देखूंगा तो ऐसे रो को ऐसे हटा देंगे, इस रो को छुपा लेंगे और इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले आई क्या, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, इस रो को थोड़ा सा कट करेंगे और इस रो को थोड़ा सा कट करेंगे इस तरीके से। आई रो को कट करने के बाद ये बचेगा, तो ए वाई कैसे करेंगे, पहले ये करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर करेंगे ये मल्टीप्लिकेशन। तो पहले लिखेंगे ए वाई बी जेड और आएगा यहाँ पे माइनस, माइनस लगाने के बाद ये मेरे पास हो जाएगा ए जेड बी वाई। इस तरीके से सोल्व करेंगे, पहले ए वाई बी जेड और यहाँ पे माइनस ए जेड इंटू बी वाई, ये आएगा। फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस जे कैप, क्या लगाएंगे, माइनस जे लगाएंगे। अब इस वैल्यू को हटाएंगे और इस वैल्यू को हटाएंगे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा ए एक्स बी जेड, ये बचेगा, और फिर माइनस बी एक्स ए जेड, ये आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस के कैप लिखेंगे, ये रो को माइनस करेंगे, ये रो को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे ए एक्स, पहले मल्टीप्लाई इसकी करेंगे यहाँ पे, ये होगा ए एक्स बी वाई, ये होगा माइनस, फिर बी एक्स, ये मेरे पास आएगा ए वाई। तो सेम कहानी जो हमने पहले की थी, दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद शॉर्ट में उसको इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ पे देखेंगे कैसे इस डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करके मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे करूँगा। तो उसको आप नोट करें, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे, क्रॉस प्रोडक्ट में और क्या कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या पूछ ले मुझसे, क्या फाइंड आउट करना है मुझे फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ कितना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में कैसे निकालूंगा, यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, जैसे मेरे पास एक वेक्टर मुझे दिया है वेक्टर ए, ये दिया है, और एक वेक्टर मुझे दिया है यहाँ पे वेक्टर बी। इसको अगर मैं ऐसे यहाँ पे मिला देता हूँ और ये एंगल मेरे पास कितना है, ये है मेरे पास थीटा, ठीक है। अगर मुझे इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये लेंथ कितनी होगी, ये मेरे पास होगी बी साइन थीटा। कितना होगा ये लेंथ, बी साइन थीटा, यानी नीचे से ऊपर तक ये लेंथ कितनी होगी, बी साइन थीटा। ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया में क्या लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्या लिखता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या लिखता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी एरिया यहाँ से कितना होगा, ये होगा हाफ, बेस यहाँ पे कितना है, बेस यहाँ पे कितना है, बेस मेरे पास है यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस, और यहाँ पे मेरे पास क्या है हाइट, ये है मेरे पास बी साइन थीटा। कितना है, बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा, ये कुछ आपको ए क्रॉस बी जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी मेरे पास होता है ए बी साइन थीटा, यानी यहाँ पे जो एरिया मेरे पास होगा ट्रायंगल का वो होगा हाफ इंटू ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये होगा मेरे पास। यानी दो वेक्टर का पहले मैं क्रॉस करूंगा और क्रॉस करने के बाद अगर उनका मैं मोड ले लेता हूँ, मोड लेने का मतलब मैग्नीट्यूड, ये जो दो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं सीधी लाइन इस तरीके से, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो ये किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मुझे कोई बोल दे कि फाइंड आउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे, मुझे पता है पैरेललोग्राम कैसे होता है। अगर मेरे पास नीचे है वेक्टर ए, पैरेललोग्राम ऐसे होता है, अगर ये नीचे मेरे पास है वेक्टर ए और ये मेरे पास है वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ाएंगे, इसको यहाँ पे मिलाएंगे, ये हो जाएगा मेरे पास पैरेललोग्राम। और ये जो हाइट अगर मैं देखना चाहूँ, ये हाइट कितनी होगी, ये होगी मेरे पास बी साइन थीटा। कितनी होगी, बी साइन थीटा। पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, वो होता है मेरे पास बेस इंटू हाइट। कितना होता है, बेस इंटू हाइट, यानी एरिया यहाँ से कितना हो जाएगा, एरिया मेरे पास होगा बेस यहाँ पे कितना है ए क्रॉस, और ये कितना है यहाँ पे बी साइन थीटा,
ये होगा, यानी एरिया मुझे यहाँ से कितना मिलेगा, ये मिलेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखो ये एरिया कब मिलेगा, इफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एज ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखा मैंने, नोट करके, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं लिखाने वाला हूं यहां पे आपको कि वेक्टर ए क्रॉस बी, ये मैग्नीट्यूड एरिया कब होगा पैरेललोग्राम का, इफ ए एंड बी आर एज ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक बात नोट करके लिखें, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, then if vector a and vector b are diagonal of the parallelogram, then area of parallelogram will be, इस केस में एरिया क्या होगा, इस केस में एरिया मेरे पास होगा हाफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी अगर ए क्रॉस वेक्टर ए और वेक्टर बी मेरे पास डायगोनल, इन द सेंस डायगोनल क्या होता है, देखो अगर ये मेरे पास है नीचे वेक्टर ए और यहाँ पे है वेक्टर बी, और इसको मैं थोड़ा सा आगे ऐसे एक्सटेंड करता हूँ, तो ये मेरे पास होता है डायगोनल। इस तरीका क्रॉस वाला जो होता है ये क्या होता है, डायगोनल। अगर ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा तो उस केस में पैरेललोग्राम का एरिया क्या निकालेंगे, हाफ ए क्रॉस बी, यानी डायगोनल के केस में सेम एरिया होगा जो मेरे पास ट्रायंगल का होता है। लेकिन अगर ए और बी मेरे पास एक एज है तो एज के केस में मैग्नीट्यूड मेरे पास होगा एरिया ए क्रॉस बी। तो ये सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसको आप नोट करें, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद पढ़ते हैं, हाँ ये नोट कर लिया होगा आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। एक मेरे पास और होता है जिसको बोलते हैं पैरेलल पाइप। क्या बोलते हैं, पैरेलल पाइप। उस केस में देखते हैं कि उस केस में वॉल्यूम आपसे कई बार पूछ लेता है कि वॉल्यूम की वैल्यू वहाँ पे कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले छोटा सा डायग्राम बना के समझ लेंगे कि क्या होता है ये, उसके बाद इसका हम निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है सर, देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। ये कैसी शेप होती है इसको देख लेते हैं। ये कुछ 3D में शेप होगी। कि क्या शेप होगी इसकी, 3D होगी, तभी इसका हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे यहाँ पे। और शेप कुछ इसमें ऐसी होगी, इस तरीके से, इस तरीके से कुछ शेप यहाँ पे होती है। ठीक है जी, ये मैं इधर बना देता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, ये होता है। यानी अब ये जो आपको दिखेगा यहाँ पे, अगर इसकी मैं बात करता हूँ इधर, तो इसको मान लेते हैं ए, ये वेक्टर ए, इसको मान लेते हैं वेक्टर बी। ये एंगल मेरे पास होगा थीटा, और ये मेरे पास नीचे आपको दिख रहा होगा कुछ, अच्छा ये नीचे आपको दिख रही होगी शेप इस तरीके की। और इसकी जो हाइट है, अगर मैं इसको ऊपर यहाँ पे देखता हूँ इस तरीके से, ये हाइट, ये कितनी मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ मैं h, कितनी मान लेता हूँ h। ठीक है, अच्छा ये तो चलो इस एंगल को थीटा नहीं मानते। अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास वेक्टर ए है बेस और ये वेक्टर बी है, ये हो गया। इस एंगल को अगर मैं थीटा मानता हूँ, ये एंगल, कुछ एंगल होगा यहाँ से इंक्लाइन। अगर यहाँ पे भी मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो वहाँ पे भी कोई ना कोई एंगल वहाँ पे बनेगा। तो इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा, माना थीटा। अब नीचे वाली जो शेप आपको दिख रही है, आपको दिख रहा होगा ये मेरे पास है पैरेललोग्राम। क्या दिख रहा है नीचे आपको, पैरेललोग्राम दिख रहा है नीचे की तरफ। यानी पैरेललोग्राम का एरिया में क्या लिखता था, वो लिखता था मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कब, अगर ए और बी मेरे पास एक पैरेललोग्राम की एज है। ये मेरे पास एज कहने का मतलब, अगर साइड मुझे यहाँ पे दी है, साइड की लेंथ अगर दी है, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। अब ये अगर मुझे एच निकालना है तो क्या लिखूंगा इसको, अगर इसको मान लेता हूँ वेक्टर सी। क्या मान लेता हूँ इसको, वेक्टर सी। देखो यहाँ पे है वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये पैरेललोग्राम की तरह बिहेव करेगा, ये है वेक्टर सी। अभी सी अगर मेरे पास है और ये थीटा है, तो ये एच की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, ये एच मेरे पास कितना होगा, ये एच मेरे पास होगा सी कॉस थीटा। कितना होगा एच, ये एच मेरे पास होगा यहाँ पे सी कॉस थीटा। ओके, तो ये मेरे पास एरिया। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम मेरे पास क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू
राइट। किसी भी 3D सरफेस का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो बेसिक फॉर्मूला ये होता है एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया मुझे लेना होता है और वो हाइट से उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से जो वॉल्यूम मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया कितना है, ए क्रॉस बी इंटू, और यहाँ पे हाइट कितनी है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास होगी यहाँ पे इंटू सी कॉस थीटा। कितनी होगी, सी कॉस थीटा। क्या आपको ए क्रॉस बी जैसा यहाँ पे दिख रहा है कुछ, तो इस वॉल्यूम को मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए क्रॉस बी डॉट सी कैप, क्योंकि कॉस की टर्म मेरे पास किसके अंदर आती थी, डॉट प्रोडक्ट के अंदर आती थी। तो ए क्रॉस बी इंटू सी कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ये कंडीशन आ गई मेरे पास, और इसी वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ये मेरे पास आएगा ए बी सी। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, और वेक्टर वॉल्यूम इक्वल टू ए बी सी। और ये क्वांटिटी कैसी होगी मेरे पास, ये क्वांटिटी मेरे पास होगी स्केलर, क्योंकि दो वेक्टर का अगर मैं डॉट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। ये तो हो गई एक कंडीशन कि अगर मुझे वॉल्यूम में पैरेलल पाइप निकालना है तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और इस कंडीशन को याद रखना है। दोनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। इफ 3 वेक्टर आर कोप्लेनर, ठीक है, अगर 3 वेक्टर आपस में कोप्लेनर हैं तो उस केस में आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो उस केस में आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी और यहाँ पे लिखेंगे डॉट सी, ये मेरे पास हो जाएगा 0। या फिर क्या लिख सकते हैं, और या हम लिख सकते हैं कि ए बी सी, ये कंडीशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये भी मेरे पास हो जाएगी 0। तो ये कंडीशन भी आपको याद रखनी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस बी इंटू सी मेरे पास हो जाएगा 0 और ए बी सी मेरे पास कितना होगा, ये भी मेरे पास हो जाएगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो ए क्रॉस बी इंटू सी, यानी सी वेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा किसके, ए क्रॉस बी के। तो परपेंडिकुलर होगा तो एंगल वहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए यहाँ पे ये मुझे क्या मिलेगा, 0। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है दोनों, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर इसमें देखते हैं कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। तो ये था मेरे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे सवाल आपसे पूछ लेगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बोल देगा आपको, इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, इस तरीके से आपको दे दे, या फिर इसको आप लिख लो 2i कैप 2j कैप माइनस 5k कैप। फाइंड आउट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या बताना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मुझे बताना है कि कितना होगा, या फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी आपसे पूछ सकता है। तो क्या करेंगे, देखो अगर ए क्रॉस बी मुझसे पूछा है, क्या पूछा है, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड भी मुझे पूछा है, तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे आई, यहाँ पे लिखेंगे जे, यहाँ पे लिखेंगे के। आई के साथ कोफिशिएंट है 1, जे के साथ है 2 और के के साथ है 3। वैसे बी के साथ यहाँ पे कितना है 2, जे के साथ है 2 और 5 के साथ है -5। ये मुझे दिया है। अच्छा, मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आई कैप। क्या लिखेंगे, आई कैप, इस रो को कट करेंगे और इस रो को कट करेंगे। देखो ऐसे ऐसे कट करेंगे, तो ये पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा -10, माइनस का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 6। फिर लिखेंगे माइनस जे कैप, फिर इस रो को कट करेंगे, यहाँ पे आएगा -5, ये आएगा माइनस, और ये मेरे पास आएगा -6। यहाँ पे लिखेंगे प्लस के कैप, प्लस के कैप का मतलब इस रो को कट करेंगे, ये आएगा मेरे पास 2, यहाँ आएगा माइनस, और ये मेरे पास हो जाएगा 4। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा 4। इसी तरीके से करेंगे, देख लेते हैं एक बार और। आई कैप, इसको कट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -10 और माइनस का साइन आएगा बीच में, ये हो जाएगा -6। फिर लिखेंगे माइनस जे ब्रैकेट, इसको कट करेंगे, ये आएगा -5 और माइनस ये हो जाएगा 6। प्लस लिखेंगे के कैप, ये मेरे पास हो जाएगा 2 और माइनस मेरे पास आएगा -4। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -16 आई कैप, ये हो जाएगा -11
जे कैप और ये मेरे पास हो जाएगा -2 के कैप। ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला A क्रॉस B। क्या मिला मुझे, A क्रॉस B। तो अगर A क्रॉस B आपसे पूछेगा ये आंसर हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेगा, मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो लगा देंगे अंडर रूट यहाँ पे, -16 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस -11 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस -2, तो -16 स्क्वायर प्लस -11 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 256, ये हो जाएगा 121, ये मेरे पास हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 256, नीचे है 121, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे लिखेंगे +4, यही वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 11, ये आएगा 381। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा √31, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे अगर पूछ ले कि A क्रॉस B, तो सिंपल इस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड का आप यूज़ करके A क्रॉस B निकाल सकते हैं। और मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा तो I के साथ जो कोफिशिएंट होगा इसका स्क्वायर करेंगे, J वाले के साथ होगा J वाले का, और K वाले के साथ होगा K वाले का, और इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कैसे आपसे पूछेगा। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, और क्वेश्चन आपसे बोल देगा फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n इफ वेक्टर A 2i कैप 3j कैप और प्लस n k कैप एंड वेक्टर B इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस k कैप। क्या दिया है मुझे, वेक्टर A 2i कैप 3j कैप प्लस n k कैप, और वेक्टर B दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये सिंपल सा सवाल है, ट्राई करने की आप कोशिश करें, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखें। तो आई होप ये ट्राई कर लिया होगा आपने, थोड़ा ट्राई करके देखें इसको। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n मुझसे पूछा है, n यहाँ पे है, और कंडीशन मुझे क्या दी है, पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मुझे बोला है कि पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी दी है मुझे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू मुझे दी है 0 डिग्री। कितनी वैल्यू दी है, 0 डिग्री। यानी इस केस में अगर मैं A क्रॉस B लिखता हूँ, ये कितना होता है, AB साइन 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा होता है, और वैल्यू कितनी आएगी 0। यानी पैरेलल के केस में मुझे याद रखना है कि A क्रॉस B कितना होता है, मेरे पास 0 होता है। A डॉट B0 कब होता था, जब वहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 होती थी, क्योंकि cos 90 कितना हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो A क्रॉस B अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो A क्रॉस B, यहाँ पे लिखेंगे I कैप, ये हो जाएगा J कैप, ये मेरे पास हो जाएगा K कैप। यहाँ पे कितना है, ये मेरे पास है 2, ये मेरे पास है 3, ये मेरे पास है n। B के साथ क्या है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे कोफिशिएंट -1, और यहाँ पे भी मेरे पास है 1। तो A क्रॉस B कैसे लिखेंगे, यहाँ पे A क्रॉस B लिखेंगे I कैप ब्रैकेट, इस रो को छुपाएंगे, इस रो को छुपाएंगे, ये हो जाएगा 3 और माइनस ये हो जाएगा -n। ऐसे दिखेगा कुछ भाई, 3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -n, माइनस हो जाएगा यहाँ से j कैप होगा, तो ये कितना होगा, ये होगा 2 - 2n प्लस यहाँ पे होगा k कैप होगा, तो इस तरीके से ये मेरे पास हो जाएगा -2 और -6, ये आएगा मेरे पास। अब यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, या फिर सिंपल इसको लिख सकते हैं 3 + n, ये मेरे पास होगा I कैप, ये लिख सकते हैं। और यहाँ से कितना लिखेंगे इसको, ये मेरे पास हो जाएगा -j कैप, और ये मेरे पास होगा यहाँ पे 2 - 2n, और प्लस यहाँ पे कितना होगा, ये होगा मेरे पास, इसको माइनस को बाहर ले लेते हैं, -k कैप, और ये मेरे पास, या तो इसको ऐसे लिख लो -8k कैप, ये मेरे पास आएगा। तो यहाँ से कितना हुआ, 3 + n I कैप -j कैप 2 - 2n, और यहाँ से होगा -8 कैप, और इसको इक्वल टू कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0। तो एक कंडीशन तो ये आएगी मेरे पास। ओके, अब क्या करेंगे, अगर मुझे n की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, ये पैरेलल ईच अदर है, तो इस केस में
अगर पैरेलल का केस दिया है और इक्वल टू 0 है क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहाँ पे याद रखना कि आई का कोफिशिएंट भी वहाँ पे कितना होता है, 0 होता है, जे का कोफिशिएंट भी 0 और के का कोफिशिएंट भी वहाँ पे 0 मान लेंगे। लेकिन क्योंकि के की वैल्यू एग्जैक्ट यहाँ पे दी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3 + n = 0। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ये आएगी -3। कितनी आएगी n की वैल्यू, -3। तो एक वैल्यू तो ये पॉसिबल है। और अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो क्या लिखूंगा इसको लिखूंगा 2 - 2n = ये मेरे पास हो जाएगा 0। इतना ही होगा, यानी 2 = 2n और n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी। तो दो वैल्यू यहाँ पे मिलेंगी। अगर आपसे बोल देता क्वेश्चन में कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n एंड कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू, तो हम क्या लेते हैं, n = 1। और अगर बोलता नेगेटिव वैल्यू तो होते -3 जनरली। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी एग्जाम में ऐसा सवाल आपके पास आएगा, तो ये तो मैंने कोई रैंडम वैल्यू यहाँ पे ली है, ये क्वेश्चन में मैंने जो वैल्यू ली है ये रैंडम वैल्यू यहाँ पे ली है अभी मैंने, लेकिन कंडीशन यहाँ पे वेक्टर की कुछ ऐसी आपको देगा कि यहाँ से सिंगल वैल्यू निकल करके आएगी आपकी। कैसे वैल्यू निकल करके आएगी, सिंगल वैल्यू निकल करके आएगी। चाहे आप उसको A क्रॉस B इस तरीके से करें, या फिर इसको आप जो मेथड मैंने एक लॉन्ग मेथड बताया चाहे उस तरीके से करें, दोनों ही केस में आपको दो वैल्यू यहाँ पे मिलेंगी। तो एक मेथड तो ये है कि अगर पैरेलल आपके पास आ जाए तो इस तरीके से आप उसको सोल्व करेंगे। एक यहाँ पे सेकंड मेथड भी होता है, ठीक है। पहले आप इसको सोल्व करें, फिर मैं बताता हूँ कि सेकंड मेथड से n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब देखते हैं सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड है जो मैथमेटिकल भी मेथड होता है, उससे कैसे पैरेलल वाले केस में इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अगर मुझे कंडीशन दे दे कि पैरेलल होने का मतलब कि जो कोफिशिएंट है यहाँ पे a के साथ, देखो ये होता है। अगर मेरे पास कंडीशन दी है वेक्टर a = ax i कैप, ay j कैप और az k कैप, और b वेक्टर मुझे कितना दिया है, यहाँ से b वेक्टर मुझे दिया है bx i कैप, by j कैप और यहाँ से दिया है bz k कैप। ऐसी कंडीशन दी है। तो इस केस में पैरेलल के केस में आप क्या लिख सकते हो, ax by bx = ay by by और यहाँ से लिख सकते हो az by bz। तो ये कंडीशन भी लिख सकते हो किसके केस में, पैरेलल के केस में, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2 ये लिखेंगे 2 = ये लिखेंगे 3 यहाँ पे आएगा मेरे पास -1 और यहाँ पे कितना आएगा n by ये मेरे पास आएगा 1। तो ये कंडीशन भी आप यहाँ से लिख सकते हो। तो अगर मैं दो यहाँ पे अगर ये कंसिडर यहाँ पे करता हूँ 3 by -1 n by 1, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, यहाँ से मिलेगी -3 इसके केस में। अगर इन दोनों को मैं लेता हूँ तो ये कितना होगा 2/2, यहाँ पे कितना होगा n by 1, 2 से 2 कैंसिल, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, 1 मुझे मिलेगी। तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। बस ये एक रैंडम वैल्यू मैंने ली है, हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू थोड़ी अलग आ जाए, लेकिन जनरली जो आपको वेक्टर यहाँ पे देगा उस केस में एक तो इस कॉन्सेप्ट का आप यूज़ करके भी n की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो, और डिटर्मिनेट मेथड का भी यूज़ करके वैल्यू आप वहाँ पे निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में और क्या सवाल आपसे पूछ सकता है, देख लेते हैं एक बार। अगर आपसे बोल दे क्वेश्चन में, अगर आपसे बोल दे इफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल वेक्टर ए, वन साइड ऑफ ट्रायंगल वेक्टर ए i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप and other side is b vector = I cap minus 2j cap plus 2k cap. Find out area of triangle. Find out area of ट्रायंगल। ऐसे सवाल आपको दे दे, एक साइड आपको दे ट्रायंगल की और दूसरी साइड दे और क्या पूछ ले, फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए, तो आई होप ट्राई किया होगा आपने, देखते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने पढ़ा है इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास होता है हाफ, और ये मेरे पास होता है a क्रॉस b। यही लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b पहले निकाल लेंगे यहाँ से, a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे i j k कैप, मैट्रिक्स बना लेंगे। यहाँ पे ये कोफिशिएंट है 1, ये है मेरे पास 2 और ये मेरे पास है 1, और b के केस में ये है 1 -2, ये मेरे पास है 2। सोल्व करेंगे इसको, कैसे लिखेंगे,
आई कैप लिखेंगे, इस रो को यहाँ पे छुपाएंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा +2, यहाँ पे लिखेंगे -j कैप लिखेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 2, j कैप लिखेंगे 2 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस k कैप के केस में ऐसे छुपाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे -2 और ये भी हो जाएगा -2 और -2, यानी यहाँ से कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे, मुझे मिलेगा 6 आई कैप, ये मिलेगा -j कैप और यहाँ से मिलेगा -4 k कैप। ये वैल्यू किसकी मुझे मिली, ये मिली A क्रॉस B की। अब अगर इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो A क्रॉस B, भाई मैग्नीट्यूड मुझे निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट, ये लिखेंगे 6 का स्क्वायर 36, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 16, ऐसे लिखेंगे भाई। ये मेरे पास होगा -6 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर और -4 स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे यहाँ से, और ये वैल्यू नीचे लिख के ऐसे आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ पे, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कितना आएगा, ये आएगा अंडर रूट, ये मेरे पास हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 16, ये कितना होगा 13 और ये मेरे पास आएगा 5, ठीक है 53, तो रूट कितना आ गया 53। लेकिन मुझसे वैल्यू किसकी पूछी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, ये होगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो यहाँ से जो एरिया मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, √53/2, कितना आएगा √50/2, और ये मीटर में यूनिट वगैरह होगी तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ यूनिट, यानी जो भी यूनिट मुझे यहाँ पे देगा उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, तो एरिया कितना आ जाएगा √53/2, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले, इसको आप नोट करके लिख ले, चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछता हूँ कि अगर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ना पूछ के आपसे पूछ लेता एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या बोल देता आपको कि फाइंड आउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस केस में क्या करते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, वो होता है मेरे पास वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। कब, अगर ये मेरे पास क्या है, एक एज है, किसी पैरेललोग्राम की एज है या फिर पैरेललोग्राम की साइड मुझे दी है, तो इस केस में एरिया में क्या लिखता है, A क्रॉस B ये निकाला और इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना है, ये है, तो इस केस में जो एरिया मेरे पास हो जाता वो कितना हो जाता, √53, और ये मेरे पास क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन और। ये नोट कर लिया होगा आपने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा तो इस तरीके से करेंगे और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछेगा तो इस तरीके से करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। अगर आपसे बोल दे क्वेश्चन के अंदर, अगर आपसे बोल दे क्वेश्चन, इफ एज वेक्टर ए आपको दे दे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये दे दे, और वेक्टर सी आपको दे दे वेक्टर सी 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये दे दे, और आपसे पूछ ले कि फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। क्या बोल दे, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। इस केस में कैसे करेंगे, एज मुझे दी है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है, क्या पूछा है, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। एक पैरेलल पाइप का मुझसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, पहले इसको ट्राई करो आप करने का। मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कितना होता है। देखो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप मेरे पास होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी कैप। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एक तो अगर आपसे पूछ ले वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको यूज़ करके निकाल लेंगे, और जनरल भी अगर आपसे पूछ ले कि ए क्रॉस बी डॉट सी कैसे निकालेंगे तो वो भी आप यहाँ पे सीख सकते हो कि कैसे इसको निकालेंगे। तो इसको ट्राई करो एक बार, फिर इसको करने की कोशिश करते हैं। आई होप ये ट्राई किया होगा आपने। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मुझे दिया है वेक्टर ए बी और सी। तो सबसे पहले मुझे निकालने तो क्या करना पड़ेगा, देखो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्रॉस और डॉट दोनों यहाँ पे एक साथ यूज होंगे, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा
ए क्रॉस बी। कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स यहाँ पे बनाएंगे आई कैप जे कैप और यहाँ पे लिखेंगे के कैप। ए का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, जे का भी 1 और के का भी यहाँ पे 1। बी के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, जे के साथ है -1 और के साथ है यहाँ पे 2। अब यहाँ पे लिखेंगे ये कितना आएगा आई कैप। इस मैट्रिक्स को यहाँ पे ऐसे छुपा सकते हैं, ये कितना होगा, ये होगा 2, ये होगा +1 माइनस जे कैप। माइनस जे कैप करेंगे इस तरीके से, ये वैल्यू यहाँ पे 1 है और ये भी 1 है, तो जे की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, ये हो जाएगा यहाँ से 2 और यहाँ से आएगा -1 प्लस के कैप। के कैप लिखेंगे तो इस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा -1 और ये मेरे पास होगा -1। के कैप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसको छुपाएंगे इधर, ये होगा -1 और ये होगा मेरे पास माइनस। देखो आई कैप चेक कर लेते हैं, ये ऐसे होगा, ये होगा 2, ये हो जाएगा +1 माइनस जे कैप, इसको ऐसे छुपाएंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 प्लस के कैप। के कैप के केस में ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा -1 और ये कितना आएगा यहाँ से, ये भी आएगा -1। तो ये कितना होगा 3 आई कैप माइनस जे कैप और -2 के कैप। ये वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू है वेक्टर ए क्रॉस बी की। ठीक है, ये वेक्टर ए क्रॉस बी की, लेकिन पूछा मुझसे क्या है, वॉल्यूम पूछा है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी और डॉट सी ये लिखते थे। तो ए क्रॉस बी वेक्टर मेरे पास आ गया, कितना है 3 आई कैप माइनस जे कैप -2 के कैप। और सी वेक्टर कितना दिया है मुझे, ये दिया है 2 आई कैप 2 जे कैप +3 के कैप, ये दिया है मुझे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो आई के साथ लिखूंगा 6, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -6। कितना आएगा ये -6। तो वैल्यू कितनी होगी, ये आएगा 4 - 6। कितना होगा ये 4 - 6 कितना होगा, ये होगा -2। तो अगर यहाँ पे मैं मोड ले लेता हूँ, अगर यहाँ पे मोड मैं लिखता हूँ यहाँ पे A.C इस तरीके से, कितना आएगा, ये आएगा 2 मीटर क्यूब। कितना आएगा 2 मीटर क्यूब। जनरली यहाँ पे निगेटिव आया, लेकिन वॉल्यूम निगेटिव में नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे ली थी, इसलिए वैल्यू निकल के आएगी -2। तो अगर यहाँ पे मोड़ लेता हूँ और इस वैल्यू को पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ तो वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, यहाँ से वॉल्यूम कितना मिलेगा 2 मीटर क्यूब। तो जनरली अगर क्वेश्चन आपको देगा तो ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही निकल करके आएगी। ये बात एरिया के केस में भी वैलिड है और ये बात वॉल्यूम के केस में भी वैलिड है। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा 2 मीटर क्यूब। तो इसको आप नोट करो। फिर एक नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कैसे वेक्टर के अंदर आपको क्रॉस प्रोडक्ट में और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। तो अगर आपको ऐसे देगा क्रॉस और डॉट एक साथ, तो इस तरीके से भी आप सोल्व करके उसको लिख सकते हो। आप देख सकते हो कि ये वैल्यू मैंने बोली थी कितनी आएगी, ABC, एक स्केलर वैल्यू आएगी। देखो स्केलर यहाँ पे निकल करके आया 1 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे और आपसे पूछ सकता है वो, किस तरीके से मॉडिफाई करके। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, इफ फोर्स एट अ पार्टिकल कितना है, वेक्टर एफ आपको देगा आई कैप +2 कैप +3 के कैप। एक्ट अ पोजिशन वेक्टर, एक्ट अ पोजिशन वेक्टर आर कैप = आई कैप +2 कैप के कैप, ये दिया है। फाइंड आउट टॉर्क ऑफ दिस फोर्स। क्या निकालना है, टॉर्क ऑफ दिस फोर्स। ये सिंपल सा सवाल मुझे दिया है कि फोर्स एट अ पार्टिकल आई कैप +2 कैप +3 के कैप। एक्ट अ पोजिशन वेक्टर कितना, आई कैप +2 कैप के कैप। फाइंड आउट टॉर्क ऑफ दिस फोर्स। तो इस बार क्वेश्चन को ट्राई करो। टॉर्क का फॉर्मूला मैंने लिखा है, आपको कैसे लिखते हैं। ठीक है जी, चलिए तो टॉर्क मेरे पास क्या होता है, करने की कोशिश करते हैं। टॉर्क मेरे पास होता है आर कैप क्रॉस एफ कैप। ये मैंने दिखाया कि टॉर्क होता है R × F। तो अगर टॉर्क मुझे यहाँ से निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो R क्रॉस F यानी A क्रॉस B जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं लिखूंगा R क्रॉस, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप और यहाँ पे लिखेंगे के कैप। आई कैप के साथ कोफिशिएंट किसका लिखेंगे, सबसे पहले R का। तो R के लिए यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1। और F के लिए यहाँ पे कितना है 1, J के लिए है 2 और इसके लिए यहाँ पे 3। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, R क्रॉस × F। यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, इस रो को यहाँ पे छुपाएंगे सबसे पहले
तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2, यहाँ पे लिखेंगे माइनस जे कैप, फिर इस रो को यहाँ पे छुपाएंगे, ये हो जाएगा मेरे पास, इस रो को छुपाएंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ पे लिखेंगे प्लस के कैप लिखेंगे, इस रो को यहाँ पे छुपाएंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 2, तो ये वैल्यू तो जीरो ही मिलेगी मुझे। तो आर क्रॉस एफ कितना आएगा, ये आएगा 4 आई कैप, ये हो जाएगा माइनस 2 जे कैप, और ये मेरे पास आएगा 0 के कैप, ये वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ से आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये आ जाएगा वेक्टर के फॉर्म में। अगर आपसे बोल दे मैग्नीट्यूड बताओ टॉर्क का, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आर क्रॉस एफ, ऐसे मोड यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मोड लगाने के लिए टॉर्क कैसे निकालेंगे, ये मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, और यहाँ पे है 0 स्क्वायर, यानी टॉर्क की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से 16 प्लस 4 हो जाएगा ये, यानी टॉर्क यहाँ से कितना मिलेगा, ये मिलेगा √20 न्यूटन मीटर। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। न्यूटन मीटर कब, अगर फोर्स न्यूटन में है और ये मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर इसमें दिया है मीटर में दिया है, तो इसको आप नोट कर लें। तो ये था मेरे पास टॉर्क के बारे में कि टॉर्क अगर आपसे पूछा है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो चलिए, ये था मेरे पास कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें मैंने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, लगभग अप्रॉक्स ऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने कवर कर दिए हैं। इसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने कराए हैं। इसके बाद एक लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा उसमें मिक्सअप क्वेश्चन होंगे वेक्टर के, जिसमें सारे अच्छे क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा। फिर इसके बाद एक लेक्चर हम वेक्टर का करेंगे, इसमें नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन होंगे, और इसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे एडवांस लेवल के, जिसमें एडवांस के अंदर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और डेली रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।